ईरान अमेरिका जंग आबना हुर्मुज़ और आबना बाबुल मंदब से निकलकर बहिरा कैस्पियन तक फैल गई। यूक्रेन ने ईरान के एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जिसके बाद ईरान ने यूक्रेन को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, क्या हो रहा है? यूक्रेन ने क्यों ईरान के बहरी जहाज़ को निशाना बनाया? आखिर ऐसी क्या वजह है? और इसके बाद अब ईरान क्या करने जा रहा है यूक्रेन के साथ? आदिल भाई, सबसे पहले बुनियाद पर आते हैं। ये जो यूक्रेन का सदर है ना, ज़ेलेनिस्की, इसके बारे में सबसे अहम बात समझने की ये है कि ये यहूदी है बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको बराह रास्त नेतन्याहू की सपोर्ट हासिल है। वही इसको सारी चीज़ें फीड कर रहा होता है। अब नेतन्याहू दरअसल सामने आके जंग नहीं लड़ सकता ईरान के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए वो यूक्रेन और रशिया की वॉर का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन को ये कह रहा है कि तुम रशिया की मदद का इल्ज़ाम लगाकर ईरान पर हमले करो और एक नए जगह पर ईरान को इंगेज कर दो, ताकि ईरान अमेरिका के साथ भी लड़ता रहे और किसी और मुल्क के साथ भी इस तरफ हमारा ख़तरा बरकरार रहे और वहाँ पर वो तुम्हारे साथ इंगेज हो जाए। यानी नेतन्याहू की साजिश की बदौलत एक और जंग का नया महाज गर्म होने वाला है। बिल्कुल आपने सही किया, बहुत अच्छा आपने समराइज़ कर दिया। दरअसल नेतन्याहू ने एक नई जंग के महाज में ईरान को धकेलने की कोशिश की है और वहाँ से चोट पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन ईरान के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि रूस के लिए ईरान मिसाइल भेज रहा था, यानी ये कितना अजीब व गरीब मज़ेगा खेज़ कस्म का एक इल्ज़ाम है कि रूस जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ताकत है और उसको इतनी बड़ी चोट पहुँचाने के बावजूद, 4 साल के बावजूद, वो अपनी जगह वैसे ही खड़ा हुआ है, डट के खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम जो यूक्रेन के जिन इलाकों पे हमने कब्ज़ा कर लिया उससे भी आगे जाएंगे, और वो कर रहा है चीज़ें। उसको चंद मिसाइलों की ज़रूरत पड़ गई है ईरान की और वो ईरान उसकी हेल्प कर रहा है। तो उसके लिए ज़ेलेनिस्की ने ये किया कि उसने कैस्पियन सी में एक जहाज़ पे, ईरानी जहाज़ पे हमला किया। एक ख़बर बन गई और उसमें फिर एक मौत भी हो गई एक सेलर की। तो उसके बाद मामला और गर्म हो गया। एक ईरानी को आपने जो है ना उसके अंदर निशाना बनाकर जान से मार दिया। तो उसके बाद ईरान के फ़ॉरेन ऑफिस को सामने आना पड़ा, ईरान के पासदारान इनकलाब को सामने आना पड़ा और उन्होंने सबसे पहले तो उस बात की बिल्कुल कानूनी पैरामीटर्स में। उन्होंने कहा कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा के ये चार्टर की खिलाफ वर्जी है, पर ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तुमने जो हम पे हमला किया है ना, ये अनआंसर्ड नहीं रहेगा, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। छोड़ने वाला नहीं है, जवाब देंगे। लेकिन अज़हर भाई, सवाल ये पैदा होता है कि जवाब कैसे देंगे? ईरान से यूक्रेन कितनी दूर है और क्या ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो बराह रास्त यूक्रेन को निशाना बना सकते हैं? इसको स्टडी करना शुरू किया गया है और उसके बाद स्टडी करने पे पता चला है कि जो उनके जो मिसाइल का प्रोग्राम है ना, वो बहुत ही शानदार है ईरान के, और उसके आर्सेनल में ऐसे 2 कम अज़ कम मिसाइल ऑन रिकॉर्ड सामने हैं जिनकी मदद से यूक्रेन को निशाना बनाया जा सकता है और अच्छा खासा निशाना बनाया जा सकता है। एक मिसाइल का नाम है सैजल 2। जी बिल्कुल, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये तकरीबन 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो अगर यूक्रेन को हम तय कर लें कि ये ईरान वार करेगा, तो 1700 से लेकर 2000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये आराम से अंदर जा सकता है। यूक्रेन का जो फासला है ईरान से यूक्रेन के जनूबी इलाकों का, वो 1700 किलोमीटर तक का है। तो ये 2000 किलोमीटर तक बहुत आसानी से वार कर सकता है। इसी तरह एक और मिसाइल है, उसका नाम है सोमर। वो मिसाइल असल में क्रूज़ मिसाइल है और उसकी रेंज है 2500 किलोमीटर, यानी कि वो तकरीबन 700 किलोमीटर और अंदर चला है। पूरा यूक्रेन इसकी जद में आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद अभी हम उन मिसाइलों की बात नहीं कर रहे जिनके बारे में अभी ईरान ने बताया ही नहीं है, जो एक सरप्राइज बॉक्स के अंदर मौजूद हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उस सरप्राइज बॉक्स को जी खोला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और वो वहाँ से निकाल के लाते हैं और वो जब अमेरिका को हैरान कर सकते हैं तो यूक्रेन तो किसी खेत की मूली है ही नहीं। और यूक्रेन को बार बार कहा जा रहा है कि तुम बिल्कुल इंसान बन जाओ, अगर तुमने दोबारा हमला करने की या इस तरह की कोई कोशिश की तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे तो उन्होंने इस वाक़े के बारे में भी कहा है कि इसको हम नहीं जाने देंगे, खाली इसका जवाब देंगे और इसका बदला लेंगे। तो अब वो कब लेते हैं उसकी टाइमिंग का तो वो खुद ही आपको बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हम लोगों को बता सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है नहीं, अच्छी खासी है कि जिसके ज़रिए वो यूक्रेन को बहुत अंदर तक, कम से कम 700 किलोमीटर दूर तक अभी जो दस्तयाब स्टैट्स हैं उनके तहत वो जाके निशाना बना सकते हैं। तो अभी जो यूक्रेन है वो उनके निशाने पर है और वो चाहें तो बहुत आराम से बहुत सारी चीज़ों को इस मिसाइल हमले से हम ये नतीजा कर सकते हैं कि एक तरफ रशिया जो यूक्रेन की ठीक ठाक पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ अगर ईरान भी इसके साथ मिल जाए
तो यूक्रेन का जो बचा कुचा हिस्सा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ईरान ऐसी तैसी कर देगा। उसकी वजह यह है कि उसके पास मिसाइल्स की कमी नहीं है। जो प्री वॉर लेवल्स के स्टैट्स हैं वो बता रहे हैं कि 2500 से ज़्यादा मिसाइल थे मुख्तलिफ़ किस्म के ईरान के पास, और ये भी अभी तादाद बहुत ही कम है क्योंकि वो तकरीबन सालाना 3500 मिसाइल बनाने की सलाहियत रखता है ईरान। इसका मतलब ये है कि ईरान को कोई कमी नहीं है मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल की। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की भी कमी नहीं है। उसने पिछले 2-3 महीने के अंदर कुछ नया काम कर लिया मिसाइल टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और नए मिसाइल सामने लेके आया है, और उसने अमेरिका जैसे मुल्क को हैरान और परेशान कर रखा है जो सुपर पावर है। तो अगर अमेरिका हैरान और परेशान है तो फिर ये यूक्रेन किस खेत की मूली है? यूक्रेन कहीं नहीं खड़ा हुआ ईरान के सामने, और उसकी वजह ये है कि वो खुद तो कुछ था नहीं। वो यूरोप की पुष्पनाही पे वो ऐसे सारी ही चीज़ें यूरोप की अकड़ होता पुष्पनाही है। अब मसला ये है कि अगर आप रशियन सैटेलाइट्स की मदद ले लें और यहाँ से आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल ले लें तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत लीथल है। जो इसके ड्रोन्स हैं जो ईरान के हैं वो भी बहुत दूर तक जा रहे हैं और अच्छी तरह 2000 किलोमीटर तक जाकर निशाना बना रहे हैं चीज़ों को। तो कोई मसला नहीं है ईरान के लिए। और ईरान की जो MARV एक टेक्नोलॉजी है जो उसने मिसाइल के ऊपर उसने काम करना शुरू किया है, तो उसके बाद ये मसला भी ख़त्म हो गया है कि किस रफ्तार से मिसाइल जाने। आखिरी 30 किलोमीटर पे वो अपनी ट्रेजेक्ट्री भी चेंज कर रहे हैं, वो अपनी रफ्तार को भी तेज़ कर रहे हैं। कभी तेज़ कर देते हैं, कभी स्लो कर देते हैं, मनूवर करते हैं। जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम लगा होता है वो ये सोच रहा होता है कि भाई अगर ये 500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से एक मिसाइल आ रहा है तो हम 10 सेकंड बाद से इसे निशाना बना सकते हैं। वो अभी सोच रहे होते हैं तो 500 की बजाय वो 900 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार हो जाती है। बिल्कुल ऐसे वो जब जितनी देर में सोचते हैं उतनी देर में हमला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस चीज़ ने पूरे अमेरिका की पूरी इस डायनेमिक्स को, जो मिलिट्री डायनेमिक्स थी, उसको बदल कर रख दिया और उनको अंदाज़ा वो अभी बैठ के अमेरिका ही पड़ रहा है। तो यूक्रेन तो कहीं खड़ा हुआ नहीं है ना, वो तो यूरोप की टेक्नोलॉजी पे खड़ा है। तो अगर यूक्रेन को मार पड़नी शुरू हुई और कुछ ना करे ईरान, अगर कैस्पियन सी में वो तय कर ले कि मुझे कुछ जगहों को उड़ाना है, कुछ जहाज़ों को उड़ाना है, तो कौन से मालबरदार जहाज़ जो हैं वो यूक्रेन तक पहुँच सकेंगे आसानी से? तो इसका मतलब ये है कि वो समंदर से लेके ज़मीन तक हर जगह वार कर सकता है। ईरान कर रहा है और वो अभी एक बार फिर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। और यूक्रेन फिर वही गलती कर रहा है कि जो अमेरिका ने की थी, कि उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है और कह रहा है कि नहीं ये शायद कमज़ोर होकर कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह की लैंग्वेज ईरान पहले भी बोल चुका है और उसको अंडर एस्टिमेट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको कमज़ोरी समझी थी। और उसके बाद जब उन्होंने मारना शुरू किया है तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि ईरान ने अपने से कम 34 गुना बड़े अमेरिका को नाकों चने चब्बाए। नाको चने चबा दिया। अब मुझे एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि आपने हुर्मुज़ बंद, आपने बाबुल मंदब हौसियों ने हमले किए बंद, यानी अब क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने हुर्मुज़ और आपने बाबुल मंदब के बाद कैस्पियन सी भी तिजारत के लिए बंद होने वाला है? कैस्पियन सी में बहुत बड़ा एक एडवेंचर करने जा रहा है, एमएस एडवेंचर करने जा रहा है ज़ेलेंस्की। और अगर ये चीज़ कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी रशियन जहाज़ों को उड़ा रहा है, अगर ईरान ने और रशिया ने ये तय कर लिया कि वहाँ उसको गर्म कर देना वहाँ के पानियों को, तो उसके बाद यूरोप सांस नहीं ले सकेगा। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जो स्काई रॉकेटिंग ऑयल प्राइसेस होंगी, जो दुनिया भर में तिजारत उस तरफ भी रुक जाएगी, उसके बाद दौड़ते हुए आएंगे और एक बार फिर अमन को मौका देने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो बातें करना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।